करेंटली बहुत ज़्यादा बूम है टुवर्ड्स 3 सेक्टर्स। मतलब वो 3 सेक्टर में इट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड कि वो चीज़ कम होने वाली है। मीडियोकर कोडर्स को थोड़ा रिस्क है टुवर्ड्स देयर जॉब्स बिकॉज एआई वगैरह आ रहे हैं, तो वो काम ऑटोमेटिकली चैट जीपीटी करते हैं। हम कंपनी के कॉन कॉल्स पढ़ते हैं, पीडीएफ अपलोड करने का ऑप्शन नहीं था उसमें, तो हम पीडीएफ का लिंक दिए, बट इवेंचुअली चैट जीपीटी और बार्ड दोनों ही इसमें अनसक्सेसफुल रहा इसको स्टडी करने में। 50 to 100 बच्चे 1 करोड़ पैकेज क्रॉस किए हैं, इधर इन इंडिया या फिर फॉरेन। सिर्फ आईआईटी दिल्ली से Yes, sir. 50 से ज्यादा बच्चे Yes. 1 करोड़ से ज्यादा पैकेज लेकर के गए। यस सर इनफैक्ट आप जो बोल रहे हैं हम बहुत ज़्यादा अग्री भी करेंगे इस चीज़ पे। कॉलेज पे जाके ये चीज़ प्रैक्टिकल यूजेज में दिखा है। जो लोग एक्चुअली नॉन स्कूलिंग थे उनको टाइम लग जाता है चीज़ों को ऑब्जॉर्व करने में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज इस पॉडकास्ट में हम लोग बात करने वाले हैं किसले से, जो लास्ट ईयर आईआईटी जेईई एडवांस क्वालिफाई किया विद एन ऑल इंडिया रैंक ऑफ 519 और अभी आईआईटी दिल्ली में पढ़ाई कर रहा है। इस पॉडकास्ट का 2 सेक्शन है। पहला सेक्शन है आईआईटी दिल्ली के बारे में, वहां के लाइफ के बारे में, वहां बच्चों को क्या अपॉर्चुनिटीज है, प्लेसमेंट का क्या सिनारियो है, टेक्नोलॉजी का फ्यूचर क्या है, किन सेक्टर्स को लेकर के आईआईटीएन ऑप्टिमिस्ट है, ये सारा बात करेंगे पहले सेक्शन में। और दूसरा सेक्शन है किसले का प्रिपरेशन जर्नी के बारे में, यानी कि आईआईटी जेईई का जब वो तैयारी कर रहा था तो कौन कौन सा चैलेंजेस को वो फेस किया, उसको कैसे ओवरकम किया, डिस्ट्रैक्शंस को कैसे ओवरकम किया। किसले एक स्कूलिंग का बच्चा था तो स्कूलिंग के साथ साथ आईआईटी जेईई को कैसे मैनेज किया। वो जितना भी बात वो बताएगा प्रिपरेशन जर्नी का, वो एक जेन्युइन एस्पिरेंट के लिए गाइडेंस भी होगा और मोटिवेशन भी होगा। और वो जो पहला वाला सेक्शन है वो बहुत इंफॉर्मेटिव होगा, वो फ्यूचर को लेकर के एक एस्पिरेंट को बहुत मोटिवेट करेगा। तो इस पॉडकास्ट को लास्ट तक देखना, और अगर आपको लगे कि ये वीडियो किसी भी एक इंडिविजुअल के लिए यूजफुल हो सकता है तो उसके साथ इसको जरूर शेयर करना। देखो, मेरे को इंजीनियरिंग कंप्लीट किए हुए 13 साल हो गया। 2011 में हम पास किए बीआईटी मेसरा से, कि ये तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है, लेकिन क्योंकि समय काफी हो गया है तो अब तो लेटेस्ट क्या चल रहा है टेक्नोलॉजी में या फिर फ्यूचर क्या है उसको लेके बहुत ज्यादा मेरे को बस वही बात पता है जो हम कहीं पॉडकास्ट में सुनते हैं या कहीं पर पढ़ते हैं, ठीक है। क्योंकि तुम अभी रिसेंटली आईआईटी गए हो, तुम उस जगह पे अभी जी रहे हो, तो तुमको एग्जैक्टली अभी ज्यादा जानकारी होगा कि टेक्नोलॉजी के फील्ड में क्या चल रहा है और आगे किस सेक्टर को लेके, किस चीज को लेकर के ज्यादा ऑप्टिमिज्म है, ठीक है। तो जो भी बच्चे क्लास 11th में है, 12th में है या 12th पास आउट में है, उनको जब ब्रांच सेलेक्ट करना होता है तो वो देखते हैं कंप्यूटर साइंस है क्योंकि क्लोजिंग रैंक बहुत हाई होता है, एज इन के अच्छा रैंक होता है, तो इसलिए उसको प्रीफर करते हैं। उसके बाद अभी कुछ नया ब्रांचेस आया हुआ है, जैसे एआई एंड एमएल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। अब जब कभी कोई बच्चा मेरे से पूछता है तो हम एग्जैक्टली उसको एआई एमएल के बारे में वही बात बता पाते हैं जो हम कहीं से सीखे हैं, कहीं से पढ़े हैं, ठीक है। क्योंकि हम लोगों के टाइम पर ये ब्रांच नहीं था। हम लोगों के टाइम पर कंप्यूटर साइंस था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी नया नया ही आया था, ईसी था, इलेक्ट्रिकल था, ये सारा ब्रांचेस था। बट अभी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे कॉलेज में कंप्यूटर साइंस के साथ बहुत सारा स्पेशलाइजेशन आने लग गया है, और खास करके एआई एमएल का बहुत नाम हो रहा है। तो एक्चुअली ये बताओ कि पहले तो ये बताओ कि टेक्नोलॉजी में भी क्या चल रहा है फिलहाल, तुमको कॉलेज में क्या दिखता है, लोग किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, किस सेक्टर में काम कर रहे हैं, किस सेक्टर को लेके, किस चीज को लेकर के नियर फ्यूचर में ऑप्टिमिज्म लग रहा है, ठीक है। और फिर एक्सप्लेन करो कि एआई और एमएल एक्चुअली है क्या। सर सबसे पहले करेंटली बहुत ज़्यादा बूम है टुवर्ड्स 3 सेक्टर्स। मतलब वो 3 सेक्टर में इट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड कि वो चीज़ कम होने वाली है। थोड़ा बहुत रिसेशन आते जाते रहेगा, बट वो 3 सेक्टर्स बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिज्म शो कर रहे हैं। सबसे पहले कोडिंग वाला सेक्टर, जहाँ पे इन जनरल स्टार्टिंग फर्स्ट ईयर से ही लोग आके कॉम्पिटिटिव कोडिंग चालू करते हैं। मेजरली लैंग्वेजेस C++ ही यूज़ करते हैं इन कॉम्पिटिटिव कोडिंग बिकॉज टाइम थोड़ा कम लगता है एग्जीक्यूट होने में प्रोग्राम को। मतलब कॉम्पिटिटिव कोडिंग का मतलब होता है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हम लोगों के टाइम पे सी प्रोग्रामिंग, C++ था, वही कॉम्पिटिटिव कोडिंग वही है। तो एक ये सेक्टर है, मतलब ये सेक्टर अभी भी एक तो सस्टेन कर रहा है और आगे भी तुम कह रहे हो कि इसको लेकर के है पॉजिटिव काफी। सर कितना भी अच्छे कोडर्स की रिक्वायरमेंट हमेशा रहेगी, ओके। एंड कॉम्पिटिटिव कोडर्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा हाईली स्किल्ड होते हैं अपने प्रोग्राम को ऑप्टिमाइज करने में। वो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट प्रॉब्लम से बना सकते हैं एंड वो अपने कोड को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं टुवर्ड्स द बेस्ट सोल्यूशन। तो उनका डिमांड इन द नियर फ्यूचर भी रहने वाला है, ओके। मीडियोकर कोडर्स को थोड़ा रिस्क है टुवर्ड्स देयर जॉब्स बिकॉज एआई वगैरह आ रहे हैं, तो वो काम ऑटोमेटिकली
चैट जीपीटी कर देता। अब वही हम सवाल लाने वाले थे। जैसे अभी हम लोग चैट जीपीटी के बारे में बात करते हैं, बार्ड के बारे में बात करते हैं, तो हर जगह है सुनने में आता है कि बहुत सारा बेसिक लेवल का कोडिंग तो अब वही लोग करके दे देगा, मतलब वो ऐप ही करके तुमको दे देगा, ठीक है। तो बहुत एवरेज कोडर्स जो एवरेज जॉब था वहां पे नुकसान होने का चांस है, वहां पे जॉब लॉस का चांस है। यानी कि जो पिरामिड होता है वो पिरामिड का जो बेस है वो गायब हो जाएगा। लेकिन जो अच्छे कोडर्स है, तो वही हम जानना चाहते हैं कौन सा पोर्शन गायब होने का चांस लग रहा है और कौन सा पोर्शन ऐसा जिसमें कि बूम लग रहा है आने का। सर बेस वाले कोडर्स जो है, जो एकदम बेसिक जानते हैं, उनका तो ऑलरेडी रिसेशन में बहुत खराब हालत हो गया था। अच्छा, आगे आने वाले फ्यूचर्स में इन द नियर 2-3 इयर्स मीडियोकर कोडर्स का भी रिसेशन आ जाएगा, बट जो टॉप लेवल कोडर्स है उनको कोई नहीं हटा सकता अभी इन द नियर फ्यूचर। वो बहुत हाईली स्किल्ड है एंड दे आर द वंस जो कि एक्चुअली चैट जीपीटी में कोडिंग वगैरह प्रॉब्लम्स ठीक कर रहे होते हैं। ओके, वो टॉप कोडर्स जो होते हैं वो एक्चुअली चैट जीपीटी को मैनेज कर रहे हैं, तो वो तो बहुत हाईली स्किल्ड पीपल है। उनका डिमांड ओवर द इयर्स रहने ही वाला है, उनको रिप्लेस करना बहुत मुश्किल, आई थिंक इन द नियर 4-5 इयर्स तो नहीं दिख रहा है। उसके अलावा देयर इज अ सेक्टर क्वांट, जहां पे मेजरली प्रोबेबिलिटीज एंड फाइनेंस रिलेटेड स्टफ आपको मैनेज करना होता है, उसका भी काफी डिमांड है। उसमें मेजरली स्किल्स कंपनी आपकी प्रोबेबिलिटी सॉल्विंग प्रॉब्लम्स या फिर कॉम्पिटिटिव कोडिंग स्किल्स ही देखती है। तो एट द एंड ऑफ द डे आप वही देख रहे हो, बट आपका जो मेजर काम होता है दैट इज टुवर्ड्स फाइनेंस। वहां पे आप मॉडल्स क्रिएट कर रहे होते हो एंड मेजरली ये सारी चीजें से रिलेटेड है। तीसरा सेक्टर जो कि सबसे ज्यादा स्कोप है, आई थिंक इन द नियर 4-5 इयर्स उसमें ही सबसे ज्यादा बूम आने वाला है एंड सबसे ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज भी उधर ही आने वाली हैं, दैट इज एआई एंड एमएल। तो सबसे पहले सर मशीन लर्निंग एग्जैक्टली होती क्या है? जैसा नाम सजेस्ट करता है, मशीन लर्निंग। आप मशीन को कुछ डेटा इनपुट करते हो एंड उससे वो सीख कर आगे का फ्यूचर प्रेडिक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर यू हैव टू क्रिएट अ मॉडल जो कि प्रेडिक्ट करे आगे के फ्यू इयर्स में रिसेशन कितना आने वाला है, कितनी कंपनीज ले ऑफ करेंगी, तो आप डेटा फीड इन करोगे अभी तक क्या हुआ है, क्या क्या डेवलपमेंट चल रहा है, क्या मार्केट का स्टेटस है, स्टॉक्स किसका कितना ज्यादा है, उसके अकॉर्डिंग वो प्रेडिक्ट करेगा आगे के न्यू ईयर फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो फॉर एग्जाम्पल ऐसे बहुत सारे डेटा स्कोप्स हैं जो कि आप फीड इन कर सकते हो अंदर, एंड उसके अकॉर्डिंग जो मॉडल है वो आपको प्रेडिक्ट करके बताएगा कि आगे क्या होने वाला है या फिर अभी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे ही फ्रेंड्स हैं, वो अभी चैटबॉट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सो बेसिकली उनका पॉइंट इज वो ऐसा चैटबॉट बना रहे हैं कि आप उसमें पीडीएफ फीड इन करो, उसमें जितना भी पीडीएफ में जितने भी इंफॉर्मेशन है एंड उससे रिलेटेड आप कुछ भी क्वेश्चन पूछो उस चैटबॉट से एंड दे विल आंसर एनीथिंग जो कि उस पीडीएफ में अवेलेबल है। आप मल्टीपल पीडीएफ डाल दो। तो ऐसे कॉलेजेस में बहुत सारे ओपन बुक एग्जाम्स होते हैं। ये जो चैटबॉट्स तुम बात कर रहे हो, ये अवेलेबल है क्या अभी? तो कुछ चैटबॉट सर अवेलेबल है ऐप में, जैसे ऐप स्टोर में या गूगल प्ले में, क्योंकि हम तुमको अपना एक्सपीरियंस बताते हैं। हम जैसे कुछ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो उस स्टॉक्स को एनालाइज करने के लिए हम कंपनी के कॉन कॉल्स पढ़ते हैं, ठीक है। अब कॉन कॉल्स होता है, कॉन्फ्रेंस कॉल जो होता है वो एक्चुअली बहुत पीडीएफ होता है और वो पीडीएफ बहुत बड़ा होता है, तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है और उतना समय मेरे पास है नहीं। तो हम क्या किए, हम चैट जीपीटी पे जाकर के ये क्वेश्चन अराइज किए कि XYZ कंपनी है और वहां पे उसके कॉन कॉल्स को आप रीड करके मेरे को बताओ कि लास्ट क्वार्टर में उस कंपनी में क्या पॉजिटिव हुआ, क्या नेगेटिव हुआ, ठीक है। और हम उसमें साथ में पीडीएफ का लिंक दिए, बिकॉज पीडीएफ अपलोड करने का ऑप्शन नहीं था उसमें, तो हम पीडीएफ का लिंक दिए। बट इवेंचुअली चैट जीपीटी और बार्ड दोनों ही इसमें अनसक्सेसफुल रहा इसको स्टडी करने में। तो मेरे को वही चीज दिमाग में आया कि अगर कोई एआई ऐसा हो जाए जो कि पीडीएफ को रीड कर ले, बेसिकली तुम जो मेरे को बताया वही मेरे को लग रहा है कि ये वाला क्वेरी मेरा 3-4 महीने पुराना का है, तो ये मेरे को लगा था ये वाला फीचर अभी नहीं है उसमें। लेकिन अगर ये वाला फीचर आ जाता है तो जो ह्यूमन एफर्ट है ये बहुत ईज हो जाएगा। मेरे को तो देखो पर्सनली बहुत फायदा होगा, बिकॉज हम कोई भी एक कंपनी का जो एनुअल रिपोर्ट्स होता है इट इज मोर देन 100 पेजेस, तो उसका पीडीएफ हम उसमें अपलोड कर दिए और वो मेरे को स्ट्रेट अवे दे देगा कि ये पॉजिटिव बातें हुई है, ये नेगेटिव बातें उसमें हुई है। तो ये बहुत काम का है। इनफैक्ट मेरे को लगता है कि इसको तो बहुत कंफर्टेबली अगर कोई लॉन्च करता है तो मोनेटाइज भी कर सकता है। इसमें एक बेसिक अमाउंट तो कोई भी पे कर सकता है। तो ये मेरे को जानना है कि ये जो प्रोग्रेस है वो मतलब किस लेवल पे सक्सेसफुल हुआ है, वैलिडेशन है कि नहीं, कितना वेरिफिकेशन उसका हुआ है, थोड़ा बताओ।
सर मेरे फ्रेंड्स जो वर्क कर रहे हैं उसमें तो अभी उनका काफी पॉजिटिव आउटकम है, ठीक है, बट दे आर ट्राइंग टू सॉल्व मेजरली जितने भी बग्स अभी है। एंड आई थिंक ये पूरा जो काम है, थोड़े छोटे छोटे चैटबॉट जो क्रिएट हो रहे हैं, उसका पूरा जॉइंट एफर्ट इज ChatGPT एंड Bard। तो इवेंचुअली ये छोटे छोटे जो चैटबॉट्स बन रहे हैं उनका फ्यूचर में बहुत स्कोप बढ़ने वाला है, बिकॉज कंपनीज वही सब डिजायर करेंगे। अभी ChatGPT के भी बहुत सारे लिमिटेड थिंग्स है जो वो कर सकता है, जिसे अभी हम बताए हाँ, पीडीएफ रीडिंग वाला जो है वो मेरे को तो उसमें नहीं मिला। अगर होता भी होगा इट इज नॉट कंज्यूमर फ्रेंडली, मतलब वो मेरे को जब हो नहीं पाया मेरा सॉल्यूशन, ठीक है, हम ये बोल रहे हैं कि जब मेरे से नहीं हो पाया तो मेरे से कम जानने वाले तो भरे हुए हैं, तो इन दैट केस वो अभी उतना फ्रेंडली नहीं है कि उस लेवल पे जा पाए। हाँ, बेसिक क्वेश्चंस का आंसर दे सकता है। जैसे अभी भी लोग चैट जीपीटी को किस चीज में यूज कर रहा है, तो जो बेसिक काम होता है कि नोटिस राइटिंग में एक सिचुएशन दे करके कि वहां से नोटिस आ गया निकल करके, या कहीं का कैप्शन हो गया निकल करके आ गया, या उस तरह का चीजों में, ठीक है। बट जो रियल लाइफ प्रॉब्लम है वो बड़ा है, तो उस डायरेक्शन में क्या काम हो रहा है? सो मेजरली अभी जितना भी अभी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स एआई सॉल्व नहीं कर पा रहा है, बट इन द नियर फ्यूचर अभी बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, इसलिए सबसे ज्यादा स्कोप बढ़ चुका है अभी टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन। पीडीएफ रीडिंग की बहुत सारा काम चल रहा है, टुवर्ड अदर डायरेक्शन एज वेल। अभी जैसे एल्गोरिथम्स जो बना रहे हैं इंस्टाग्राम के, जैसे उनका जो रील वॉचिंग एल्गोरिथम है वो बहुत ज्यादा एडिक्टिव है। उसका पूरा इंटायर थिंग इज वो देख रहा होता है कि आप कितनी देर किस पोस्ट को टच कर रहे हो, आप कौन से कंटेंट को रिवॉच कर रहे हो, एंड उसके अकॉर्डिंग एआई को डेटा फीड इन कर रहा है कि ये पर्टिकुलर यूजर ये इस चीज में इतना ये कंटेंट देख रहा है, तो आप प्रेडिक्ट करो कि कौन से ऐसे कंटेंट है ये आगे देखने वाला है। मेरे को तो कई बार ऐसा लगता है ना कि हम लोग जो बात करते हैं उसके बेसिस पे मेरे को पोस्ट रिकमेंडेशंस आने लग जाता है। मतलब कोई तो है कि जो जाकर के गूगल पे सर्च कर रहा है तो उसके बेस पे उसको इंस्टाग्राम और फेसबुक के रिकमेंडेशन आ रहा है, बट एक लेवल और ऊपर चला गया है। हम तो ऐसा मेरे साथ एक्सपीरियंस है मेरा खुद का कि हम घर पे किसी एक पर्टिकुलर चीज पे बात कर रहे हैं अपने फादर के साथ या वाइफ के साथ या मम्मी के साथ, और उसी से रिलेटेड चीज मेरे को उसी दिन रिकमेंडेशन में आने लग गया। तो ये इस लेवल पे भी काम हो रहा है। तो मतलब फ्यूचर मतलब तुम्हारे अनुसार ये कि एआई फ्यूचर है? यस सर, डेफिनेटली। तो अगर कोई बच्चा एआई एमएल ब्रांच लेना चाहता है तो बिल्कुल उसको सजेस्टेड है कि वो बिल्कुल डेफिनेटली सर। अभी करेंटली एआईएमएल ब्रांचेस शुरू ही हुए हैं, तो बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर्ड वे में चीजें पढ़ाई हो रही है नहीं हो रही है उस पर बहुत क्वेश्चंस रहते हैं, बट आई थिंक उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कोई भी बच्चा किसी भी ब्रांच में आ रहा है, आई थिंक अभी सिनेरियो ऐसा है कि सबको मशीन लर्निंग सीखनी ही है, चाहे आप केमिकल के हो चाहे आप कंप्यूटर साइंस के हो। मशीन लर्निंग एक मस्ट रिक्वायरमेंट हो चुका है जो कि स्किल आपको आना ही चाहिए। ब्रांचेस तो बहुत स्पेसिफिक हो गया टुवर्ड्स योर जॉब, आपको क्या अप्लाई करना है, बट उसके अलावा मशीन लर्निंग का इतना बूम है। अभी से 3-4 साल पहले कोडिंग का वो बूम था कि आप किसी भी ब्रांच में आपको कोडिंग तो आनी ही चाहिए, बेसिक कोडिंग, बिकॉज कोडिंग से ही आप उस ब्रांचेस में भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। अब सीन ये है कि आप एआईएमएल आपको आना ही चाहिए ताकि आप उस ब्रांचेस में भी जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो एआई को यूज करके कर रहे हो। तो स्कोप बहुत ज्यादा बढ़ चुका है एंड आई थिंक सबको आना ही चाहिए एट दिस पॉइंट मशीन लर्निंग। अच्छा, एक सवाल यहाँ पे है, जैसे अभी हम लोग थोड़ा देर पहले बात किए कि जो एवरेज कोडर्स हैं एआई उनका रिप्लेसमेंट हो जाएगा कुछ समय में, और उनके जॉब में मतलब एज सच थोड़ा सा इनसिक्योरिटी है ना। तो अभी मान लो जो बच्चा क्लास 12 का एग्जाम लिखा है और उसको कहीं एडमिशन लेना है, और मान लो उसका परफॉर्मेंस एंट्रेंस एग्जाम में ऐसा बहुत शानदार नहीं रहा है, तो उसको क्या करना चाहिए? उसको क्या एक एवरेज कॉलेज या बिलो एवरेज कॉलेज जा करके कंप्यूटर साइंस या ये सब ब्रांच ले करके कुछ स्कोप बनता है उसका? कि मतलब हम ये जानना चाहते हैं, जो बच्चा अच्छा किया है, जो आईआईटी क्वालिफाई कर गया, जेईई मेन क्वालिफाई कर गया, उसको अच्छा कॉलेज मिल रहा है, आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, बीआईटी, ये सब कॉलेज मिल रहा है, तब तो फिर कोई दिक्कत नहीं, वहां पे जाए आराम से, ये सब ब्रांचेस में मन ला के पढ़ाई करे, अच्छा स्कोप है। लेकिन अगर आपको उतना अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा है, एक एवरेज या बिलो एवरेज कॉलेज मिल रहा है आपको, तो वहां के बच्चों को एक्चुअली क्या स्कोप होने वाला है फ्यूचर में? सर मेजरली एवरेज कोडर्स के लिए चांसेस कम ही है, उनका जॉब एक्चुअली काफी रिस्क पे रहता है, बट टुवर्ड्स द कोडर्स जो कि बहुत अच्छा करने वाले इन द फ्यूचर,
मेरा सजेशन यही रहेगा कि अगर आप उस डायरेक्शन में जाना चाहते हो, जस्ट मेक श्योर कि आप जिस भी फील्ड में जा रहे हो आप उसमें बहुत अच्छा करने की कोशिश करो। मतलब ऑनलाइन आजकल इतने सारे फैसिलिटीज अवेलेबल है, इतने लेक्चर्स अवेलेबल है कि आप उन चीजों से सीख के बहुत अच्छे कोडिंग लेवल पे आप पहुंच सकते हो। तो स्कोप अभी भी है, एंड कोडिंग रिलेटेड तो एक स्कोप हो गया। देयर इज वेब डेवलपमेंट, आप उसमें जा सकते हो। वेब डेवलपर वो लोग होंगे जो कि एक्चुअली वेब पेजेस डिजाइन कर रहे होंगे। अब जस्ट बिकॉज इतना ज्यादा बूम है, लोगों को प्लेटफॉर्म्स क्रिएट करना है, लोगों को ऐसे बॉट्स एप्लीकेशंस क्रिएट कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली इस डिजायर होगा कि एक एंड्रॉइड ऐप डेवलपर की जरूरत है जो कि वो ऐप डिजाइन कर पाए, वो फीचर्स इंप्लीमेंट कर पाए। आपने सारा टेक्निकल एस्पेक्ट देख लिया, अब देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ डिजाइनर्स, तो वहां पे डिजाइनर का बहुत ज्यादा स्कोप बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप वेबसाइट्स क्रिएट कर रहे हो तो वेब डिजाइनिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उन सारे जॉब्स का भी अभी भी डिमांड है, बट फिर वही बात हो जाती है कि आपको जो भी आप कर रहे हो यू हैव टू बी वेरी गुड एट इट। सो बेसिकली मतलब इसको हम लोग कंक्लूड इस तरह से कर सकते हैं कि अगर कोई बच्चा उसको अच्छा कॉलेज मिल रहा है, जैसे हम लोग के देश में टॉप 50 कॉलेजेस है, वहां अगर वो जा रहा है, तो वैसे केस में उसके पास बहुत स्कोप है, क्योंकि वहां पे कंपनीज भी जो आएंगे दे आर आल्सो इंटरेस्टेड कि भाई जो बच्चा यहाँ पे आया है अगर उसको वो स्किल होगा तो उसको बहुत अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है। लेकिन अगर कोई एवरेज कॉलेज जा रहा है, बिलो एवरेज कॉलेज जा रहा है, ठीक है, तो वैसे केस में उसको वही सब स्किल जो है, कंप्यूटर साइंस का नॉलेज या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग का जो नॉलेज है, उसमें उसको एक्सेप्शनल होना पड़ेगा, तभी उसके पास स्कोप है। नहीं तो अदरवाइज एक एवरेज कॉलेज विद एवरेज स्किल, इसका फ्यूचर में बहुत इनसिक्योरिटी है। यस सर, डेफिनेटली ये एक्चुअली काफी ज्यादा रिस्क रहेगा इन द फ्यूचर। अगर आप उस फील्ड में जाना चाहते हो इन एन एवरेज कॉलेज, तो यू हैव टू बी वेरी गुड एट इट। आपको वहां जाके काफी मेहनत डालनी होगी, और मेहनत डाल के यू कैन बी वेरी गुड एट इट, तो तब आपके रिस्क बहुत कम रहेगा। जैसे हम लोग के टाइम पर क्या था ना कि एक एवरेज कॉलेज में अगर कोई बच्चा चला गया तो कैंपस के लिए उस कॉलेज में बहुत अच्छी कंपनीज नहीं आ रही है, और ऑफ कैंपस का ना स्कोप बहुत कम था। आज के दिन में क्या सिचुएशन है सर? आजकल ऑफ कैंपस लोग बहुत ज्यादा अप्लाई कर रहे हैं। ऑफ कैंपस भी बहुत सारे स्कोप्स बढ़ रहे हैं, बट रिसेशन अभी भी है। अभी भी पिछले साल जितना हिट हुआ था इस साल भी हिट हो रहा है। इवन आईआईटीज में हिट हो रहा है। इवन आईआईटीज में देयर आर पीपल जिनको रिस्क है इस चीज का, उनको इतने सिक्योर जॉब्स नहीं लग रहे हैं। तो रिसेशन अभी भी है, एंड ये आई थिंक 1-2 साल और रहने वाला है बिकॉज ऑफ द कोविड पीरियड जो कि आया था। बट इवेंचुअली इन द नियर फ्यूचर बाकी कॉलेजेस में और बुरी हालत होगी। तो सिक्योर्ड आप अच्छे कॉलेज में बहुत ज्यादा रहते हो, और इस चीज का बहुत ज्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा इन अ गुड कॉलेज। अच्छा, ये जैसे मान लो कि भी आईआईटी दिल्ली में तुम है, तो वहां पे लास्ट ईयर जब तुम गए तो उस समय प्लेसमेंट्स शुरू हो रहा होगा 4th ईयर के स्टूडेंट को, तो तुम लोगों को कुछ आइडिया लगता है कि कैसा प्लेसमेंट चल रहा है कॉलेज में? कंपनीज कौन सी कंपनीज आ रही है, किस लेवल का रिक्रूटमेंट हो रहा है, कितने बच्चों का उसमें सिलेक्शन हो रहा है, क्या पैकेजेस प्रोवाइड किया जा रहा है? तो क्योंकि जो नेट पे जो भी चीज अवेलेबल है वो काफी हद तक बायस्ड भी है और बहुत ज्यादा फुल प्रूफ नहीं है। तो क्या तुम लोगों के पास जो उस कॉलेज में बच्चे पढ़ रहे हैं 1st ईयर 2nd ईयर में, उन लोग के पास ठीक ठाक नॉलेज रहता है? एक्चुअली सर 1st ईयर वाले जो बच्चे रहते हैं उनको एक मेंटर असाइन होता है 3rd ईयर का। ओके। एंड 3rd ईयर को काफी डिसेंट नॉलेज होती है बिकॉज उनको खुद प्लेसमेंट में बैठना होता है। ठीक है। तो दे कीप अ ट्रैक ऑफ कौन सी कंपनीज में लोग जा रहे हैं, या उनके सीनियर्स हैं या उनके फ्रेंड्स जो भी हैं। तो 1st ईयर को जो भी अगर नॉलेज मिलती है दैट इज थ्रू 3rd ईयर के पीपल। ठीक है। एंड 3rd ईयर का जो नॉलेज है वो काफी रिलायबल होता है। तो जो भी एक्चुअली ऑन कैंपस कॉलेज के स्टूडेंट्स है उनको जो आइडिया होता है दैट इज मोर देन जो इंटरनेट पे अवेलेबल होता है। तो थोड़ा ब्रीफ करो आईआईटी दिल्ली के जो लास्ट ईयर 2023 का प्लेसमेंट्स हुआ, जो भी तुमको है जानकारी, जो भी तुमको याद है जितना बात, उसको एक्सप्रेस करो, बिकॉज इस साल का प्लेसमेंट तो अभी शुरू हुआ नहीं होगा, वो तो हो जाएगा अभी इस सेमेस्टर के बाद। तो 2000 जो बच्चे 2024 में पास किए उनका प्लेसमेंट का जो भी रहा है जर्नी, वो तुम थोड़ा सा एक्सप्लेन करो आईआईटी दिल्ली का। सर जो कि टॉप पीपल हैं, जो लोग बहुत ज्यादा अच्छे हैं एट एनीथिंग दैट दे डू, उनका एकदम ही सिक्योर्ड है। दे आर गेटिंग 2 करोड़ के पैकेजेस। ओके। 1 करोड़ एक्चुअली बहुत ज्यादा बच्चे क्रॉस किए हैं इस साल भी। क्या अराउंड नंबर 50 to 100 बच्चे 1 करोड़ पैकेज क्रॉस किए हैं, इधर इन इंडिया या फिर फॉरेन में। सिर्फ आईआईटी दिल्ली से yes,
50 से ज्यादा बच्चे Yes, sir. 1 करोड़ से ज्यादा पैकेज लेकर के गए। yes sir, either in foreign colleges, foreign companies, ये या बिल्कुल ऑथेंटिक और authentic रिलायबल data डेटा है। है। yes sir, I have a PDF as well जिसपे ऐसे नाम और पैकेजेस लिखे रहते हैं। 1 करोड़ प्लस पैकेजेस, 1 करोड़ प्लस पैकेजेस। आउटस्टैंडिंग। तो ये सारी चीजें सर हाई लेवल पे आपको IIT जैसे कॉलेजेस में ही मिलेगी। अगर आप लोअर एंड पे जाएंगे तो वहां पे आपको रिस्क चालू होता है। वहां पे कंपनीज बहुत ज्यादा बच्चों को नहीं ले रही हैं बिकॉज दे आर एमिंग फॉर पीपल जो बहुत ज्यादा अच्छे और हैं। इसी तरह का सिनेरियो मोटा मोटी आईटीज में होगा। हाँ मोस्टली टॉप 10 IITs है, उसमें, हाँ, आईटीज जो है, हाँ, yes, तो sir. उन सब में जो प्लेसमेंट्स का Yes, है वो, तो हम लोग जो अभी रिसेंटली एक बार सुन रहे थे कि आईटी बॉम्बे में प्लेसमेंट्स जो है उसमें कुछ बच्चों को जॉब नहीं लगा और कुछ हाँ. इस तरह का न्यूज, वो कितना रिलायबल है? सर वो भी ट्रूथ है। जो हायर लोग हैं उनको मिल जा रही है चीजें बिकॉज दे आर वेरी गुड एट इट। जो कि नीचे वाले लोग हैं, जो कि एवरेज कोडर्स वाले लोग आ जाते हैं, उनका वहां पे रिस्क बढ़ जाता है। आईटी में भी, आईआईटी में भी, जो कि अगर आप जाके वहां पे मेहनत करना छोड़ देते हो, यू स्टॉप Okay, वर्किंग, okay. आपकी सीजीपी एकदम ड्रॉप हो जाती है, ठीक है। आप मेहनत नहीं कर रहे हो, आप स्किल डेवलप नहीं कर रहे हो, तो वहां पे भी इस चीज का रिस्क रहेगा। आईआईटी से सेफ्टी नेट, बट वहां भी जाके आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। जो लोग वहां जाके भी काम करना छोड़ देते हैं उनके लिए रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है इन द नियर फ्यूचर। मतलब कि आईआईटी सिर्फ क्वालिफाई कर लेने से लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो जाती, डेफिनेटली सर, है ना? हाँ. वहां पे जाके एफर्ट डालना है, और इनफैक्ट मेरे को लगता है कि जितना एफर्ट प्रिपरेशन में कोई बच्चा डालता है उसे कम नहीं डालना है। वहां भी हाँ, एफर्ट जो है उसी effort, प्रपोर्शन में definitely. डालना पड़ेगा जितना हाँ. तुम्हारे पास अवेलेबल टाइम है, हाँ. उसके अनुसार तुमको अपना बेस्ट एफर्ट देना पड़ेगा, तभी जा करके तुमको हाई पैकेज लगेगा। कोई बच्चा ये नहीं सोच ले कि सिर्फ हम हाँ. अच्छे कॉलेज में चले गए हैं अब तो लाइफ मस्त हो गया है, ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसा मतलब नहीं है। आईआईटी में जाने के बाद भी वो जॉब नहीं लगने का भी डर रह सकता है। ठीक है, ये चीज सर रहेगा ही। मतलब मेजरली अगर आप जिस भी फील्ड में जा रहे हो, आप वहां जाके मेहनत कर रहे हो, अपना सीजीपी अच्छे से मेंटेन कर रहे हो। सीजीपीए इज इंपॉर्टेंट। सीजीपी इज वेरी इंपॉर्टेंट। वहां पे इनिशियल कंपनीज जो आती हैं, अच्छी अच्छी कंपनीज लाइक गूगल या माइक्रोसॉफ्ट, सबसे पहला जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है उनका, वो सीजीपीए के बेसिस पे होता है। ठीक है, वो सीजीपीए के अकॉर्डिंग ही लोगों को कॉल करना शुरू करती है। तो अगर बहुत सारी कंपनीज 8.5 प्लस मांगती हैं, कुछ कंपनीज 9 प्लस ले जाती हैं, कुछ कंपनीज तो आपके जेई के रैंक के बेसिस पे भी उनका डिमांड होता है कि डबल डिजिट रैंकर ही चाहिए हमारे को। अच्छा, जेई का जो रैंक है वो इम्पोर्टेंट रहता है बहुत ज्यादा। एग्जैक्टली। मेरे को लगता है कि ऐसा उन लोग के मन में सोच होगा कि एक बच्चा जो है वो जब अपने 11th-12th में बहुत एफर्ट डाला है, प्रिपरेशन अच्छा से किया है, इतने बड़े सैंपल स्पेस में इतना अच्छा परफॉर्म किया है, तो ऑब्वियसली जब सिचुएशन आएगा कंपनीज में परफॉर्म करने का और कहीं पर एफर्ट डालने का, तो ये पीछे नहीं हटेगा, ये अपना बेस्ट देगा। डेफिनेटली सर। ओके, तो मतलब ये बात ये है कि तुम्हारा प्रिपरेशन का जो एफर्ट है, वो जो रैंक है, वो सिर्फ आईआईटी में एंट्री के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, कई बार प्लेसमेंट के लिए वो एक बेसिक क्राइटेरिया है कि तुम्हारा अगर रैंक बहुत शानदार है तो पहले से ही तुम एज पे हो कि भाई हाँ इसको लेना है मेरे को। हाँ, बस बेसिक क्राइटेरिया अपने कंटेंट का, नॉलेज का ये पास कर जाए तो इसको मेरे को रिक्रूट करना है, ऐसा भी है। ऐसा भी काफी सारी कंपनीज करती है बिकॉज उनको लगता है कि जो कि ये परफॉर्म कर सकते हैं, ऐसे रैंक ला सकते हैं इन डिफिकल्ट कंपटीशन लाइक दिस, वो परफॉर्म कर ही लेंगे इन द नियर फ्यूचर जब भी सिचुएशन कॉल्स। तो कुछ कंपनीज उस बेसिस पे भी रिक्रूट करती हैं। बहुत सारी कंपनीज आपके सिर्फ स्किल देखती हैं, आपका सीजी उतना उनके लिए मैटर नहीं करता है। इफ यू बड़े बड़े कंपनीज का नाम बताओ कि ये कंपनी ये चीज देखता है, ये कंपनी ये चीज देखता है, अगर कुछ आइडिया है तो। सर मेजरली स्टार्टिंग प्रोसेस सीजी का होता है, उसके बाद इट इज मोस्टली रिलेटेड टू स्किल। जैसे कंपनीज लाइक जेपी मॉर्गन जो कि क्वांट फील्ड की हो जाती है, या फिर गोल्डमैन सैक्स, वो सारी कंपनीज उनका स्टार्टिंग प्रोसेस यही होता है, सीजीपीए से दे फिल्टर आउट द स्टूडेंट्स, उसके बाद जाके वो उनका टेस्ट का प्रोसीजर होता है, यू हैव टू पास दोस टेस्ट एंड उसके बाद इंटरव्यू कॉल होता है। एंड ये सारे टेस्ट आप जब पास कर जाते हो उसके बाद दे गिव यू जॉब्स इन प्लेसमेंट्स। अच्छा, आईआईटी के बारे में 3 सबसे अच्छा बात बताओ जो तुमको ऐसा लगता है कि अगर हम आईआईटी नहीं गए होते तो ये तो मिस कर जाते। ऐसा 3 बात बताओ। ऐसा होगा बहुत सारा बात है, आई एम श्योर, लेकिन बेस्ट 3। सर आई थिंक सबसे पहली चीज इज एक्सपोजर। वहां पे एक्सपोजर मेजरली 3 चीजों को लेकर, आपको आगे क्या परस्यू करना है, बिकॉज इन जनरल लोग बहुत अनश्योर होते हैं उनको आगे करियर में क्या करना है। लोग जेई क्वालिफाई करके वहां पहुंच तो जाते हैं बट दे नॉट श्योर कि उनको आगे टेक में ही जाना है या फिर एकदम ही डिफरेंट पाथ चूज करना है। आईआईटी में यू विल गेट एग्जांपल्स ऑफ एवरीबॉडी, चाहे लोग कॉमेडियन बनना चाहते हो,
चाहे लोग म्यूजिक इंडस्ट्री में जाना चाहते हो, चाहे वो कोडिंग में ही बेस्ट बनना चाहते हो, चाहे वो रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हो, आपको हर तरह के एग्जाम्पल्स, हर तरह के सीनियर्स, हर तरह के लोग मिल जाएंगे जो कि आपको गाइड कर सकते हैं टुवर्ड्स दैट फील्ड। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है जो आपको ऐसे कॉलेजेस में मिलता है। आई थिंक सेकेंड थिंग जो कि सबसे ज्यादा फायदेमंद अबाउट IITs इज वहां के लोग। वहां पे यूल ऑलवेज फाइंड पीपल जो कि दे आर नेवर रेडी टू गिव अप। उनके लिए गिविंग अप इज नॉट अ थिंग। वो इतना ज्यादा मेहनत करने को तैयार है, वो इतना ज्यादा अपने आप को पुश करने को तैयार है। यहाँ पे हम थोड़ा इंटरप्ट करेंगे। एक्चुअली इस चीज से मेरा एक थ्योरी है। हाँ। जब तुम लोग 2 साल प्रिपरेशन करते हो ना जेई का, द प्रिपरेशन प्रोसेस इज नॉट स्मूथ। डेफिनेटली। ऐसा तो नहीं है कि जो भी कॉन्सेप्ट तुम सीखे वो एक बार में सीख गए। ऐसा भी नहीं है कि तुम अगर क्वेश्चंस बना रहे हो तो एक बार में बन जा रहा है। ऐसा तो नहीं है कि जितना टेस्ट तुम लिख रहे हो सब में तुमको फुल मार्क्स ही आ रहा है। नहीं, डेफिनेटली। तो ये प्रिपरेशन का जो प्रोसीजर है वो स्मूथ नहीं है। ठीक है, इसमें कई बार आपको हार का सामना करना पड़ता है, कई बार। इनफैक्ट हर एक रैंकर को करना पड़ता है। लेकिन रैंकर वो बनता है जो हर बार जितना भी उसके साथ ये सारा नेगेटिव्स होता आया है बीच बीच में, ठीक है, उसके बावजूद वो अपने जर्नी को कंटिन्यू करता है और एक लॉन्ग टर्म विजन देखता है कि नहीं, दीज आर ऑब्वियसली पार्ट एंड पार्सल ऑफ द प्रिपरेशन। अगर मान लो हम सब चीज बहुत कंफर्टेबली होता ही चला जाएगा तो फिर ये प्रिपरेशन इतना बड़ा होगा कैसे? क्योंकि ये बड़ा है, क्योंकि ये मुश्किल है, तो ये सारा टर्बुलेंस तो आता है। तो जब तक वो बच्चा IIT JEE क्वालिफाई करता है ना, वो कई बार बीच में हार के, डिफीट का सामना करके और गिव अप नहीं करके आगे बढ़ता गया है और उसको अल्टीमेटली सक्सेस मिल जाता है। तो पता है वो एक बात से कन्विंस्ड हो जाता है कि अगर सिर्फ आप गिव अप नहीं करें, जर्नी में आगे बढ़ते रहें, प्रोसेस को ट्रस्ट करें, ठीक है, तो आपको सूनर और लेटर सक्सेस मिल जाएगा। और यही टेम्परामेंट और एटीट्यूड जो तुम पॉइंट नंबर 2 बोले कि लोग गिव अप करने के लिए रेडी नहीं है, बिकॉज वो ये बात सीख चुका है कि गिव अप नहीं करना ही सबसे बड़ा एसेट है। और बस ये वाला तुमको वहां पे वाइब्स मिलता होगा। चलो कंटिन्यू। हाँ, आई थिंक सर जो आपका थ्योरी है वो बहुत ज्यादा ट्रू है एंड आई थिंक वही रीजन है जिसके कारण मेजरली वहां जो लोग मिलते हैं वो कभी भी हार्डवर्क से पीछे नहीं हटते हैं। वो कभी भी गिव अप करने उनके लिए ऑप्शन ही नहीं होता है। अगर वो कोई चीज उठाते हैं तो दे विल फिनिश इट, उसके बाद ही उस चीज को छोड़ेंगे। तो ये एक जेई का सबसे बड़ा एसेट यही है, rather than getting into IITs, उससे बड़ा एसेट यही है कि आप ये टेम्परामेंट सीख जाते हो एग्जैक्टली टुवर्ड्स लाइफ। एंड आई थिंक सर थर्ड पॉइंट इज डेफिनेटली वहां का फेस्ट। वहां का फेस्ट इज जिस स्केल पे उसको कंडक्ट किया जाता है, ऐसे ऐसे लोगों को बुलाया जाता है। जैसे हमारा टेक्निकल फेस्ट जो हुआ था उसके लिए इनॉग्रेट करने के लिए बिल गेट्स आया था। ओके तो बिल गेट्स एक टॉक देने आ रहा है। दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स आप IIT में ही एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड फेस्ट जिस लेवल पे ऑर्गेनाइज होता है, जिस लेवल के कॉम्पिटिशन्स होते हैं, इंडिया के हर कोने से लोग आते हैं पार्टिसिपेट करने, चाहे वो टेक्निकल फेस्ट हो या कल्चरल फेस्ट हो। कल्चरल फेस्ट में ऐसे ऐसे आर्टिस्ट आते हैं। अभी अमित त्रिवेदी हमारे कॉलेज में आया था कल्चरल फेस्ट के लिए, फरहान अख्तर आया था। तो ये सारी चीजें आपको IIT में ही मिलेगी। बाकी कॉलेजेस में इस लेवल के आर्टिस्ट, इस लेवल का स्केल पे फेस्ट आई डोंट थिंक होता है। जब लाइफ को लेके सिक्योरिटी होता है ना, तो मजा भी 4 गुना हो जाता है। हाँ, जैसे हो सकता है कि कोई प्राइवेट कॉलेज में कोई पढ़ाई कर रहा हो, लाइक इन बैंगलोर और एनीवेयर, तो वहां अगर मान लीजिए किसी प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है जो कि एक एवरेज कॉलेज है, तो वहां भी हो सकता है कि बहुत खर्च करके वहां के फेस्ट में भी बड़े स्टार को कोई बुला ले। लेकिन क्या होता है ना कि जब आप वहां पे एंजॉय कर रहे हैं ना, तो आपके बैक ऑफ द माइंड में ये भी चल रहा है कि आगे करियर में क्या होगा मेरा। बट व्हेनेवर यू आर IIT लाइक, तो फिर वहां तुमको मन में कि यार हम तो बेस्ट है ही है, मतलब अपने को बेसिक लेवल पे तो सोचना ही नहीं है। हाँ, लाइफ में अगर मचा देना है, एकदम ऊपर पहुंच जाना है, तो उसके लिए एफर्ट डालना है। तो वैसे टेम्परामेंट में वैसा पॉजिटिव वाइब जब हो हर जगह, तो फिर मौज मस्ती भी जो है वो मल्टीफोल्ड हो जाता है। डेफिनेटली सर। चलो पॉजिटिव तो हो गया, वैसे नेगेटिव्स होगा बहुत कम IIT में, बट फिर भी ऐसा तो नहीं कि हर चीज हर जगह पॉजिटिव होता है। परफेक्शन तो एक मिथ है। तो ऐसा 3 IIT के बारे में नेगेटिव बात बताओ जो कि तुमको लगता है कि अरे ये अगर थोड़ा बेटर होता तो ज्यादा अच्छा होता।
सर स्पेसिफिकली मेरे कॉलेज के रिगार्डिंग एक चीज तो ये है कि थोड़ा कैंपस साइज छोटा है. अच्छा, कैंपस छोटा है आईआईटी दिल्ली का कंपैरेटिव टू अदर आईआईटीज बिकॉज सेंट्रल लोकेशन में बनाया गया है. उसमें ऑटोमेटिकली सेंट्रल लोकेशन का अलग बेनिफिट्स है, बट बिकॉज सेंट्रल लोकेशन में बना है तो थोड़ा साइज छोटा है, तो एक पॉइंट के बाद जगह ज्यादा घूमने को नहीं होती है. ठीक है. तो दैट इज समथिंग. बाकी दिल्ली का एक पर्टिकुलर थिंग है जो कि वेदर, क्लाइमेट जो बहुत ज्यादा इरिटेटिंग होता है. ठंड में बहुत ज्यादा ठंड है और गर्मी में बहुत ज्यादा गर्मी. जैसे भी जस्ट हम लोग पॉडकास्ट शुरू करने से पहले बात कर रहे थे कि जाड़ा के समय तुम लोगों को सुबह 7 बजे उठना पड़ता है पर 8 बजे की क्लासेस. हाँ, 8 बजे का क्लास अटेंड करने के लिए, और 7 बजे द टेम्परेचर अराउंड 1 डिग्री और 2 डिग्री ऐसा, और रात में भी काफी ठंड हो जाता है. गर्मी के टाइम पर दोपहर में जो है वो तो स्कॉचिंग हीट, मतलब वैसा होगा कि ऐसा रह रहा होगा. तो ये क्लाइमेट एक फैक्टर है जहां पे दिल्ली में थोड़ा डिस्कम्फर्ट मिल रहा है. हाँ डेफिनेटली. इस क्लाइमेट के साथ एडजस्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है. इन जनरल बहुत सारे बच्चे गर्मी जब आ जाती है तबीयत खराब होना उनका शुरू हो जाता है अगर हैबिट नहीं है तो. पर्सनली मेरे साथ खुद ये चीज बहुत हुई थी फर्स्ट ईयर में. ठीक है. तो ये थिंक. फिर तीसरा जो मेजरली आईआईटीज के रिगार्डिंग है ना सर, दैट इज एक्सट्रीम कॉम्पिटिशन. मतलब जस्ट बिकॉज लोग ऐसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम से निकले, उनका एक कॉम्पिटेटिव मेंटालिटी बहुत बना हुआ है. तो व्हाट आई होप फॉर वाज कि जो लोग आगे होंगे मेरे से, उनसे हम हेल्प मांग सकते हैं. दे विल हेल्प मी. जो मेरे से पीछे होंगे उनको हम हेल्प देंगे, और जो मेरे आसपास है वो मेरे कंपेनियंस, उनके साथ चलना है. बट वहां ये चीज उतना देखने को नहीं मिलता. वहां पे बहुत सर्टेन लोग हैं जो कि ऐसा हरकत करते हैं. ज्यादा कॉम्पिटिटिव, ज्यादा सेल्फ बेनिफिट पे ज्यादा लोग फोकस करते हैं rather than टुगेदर होके साथ में एक दूसरे का बेनिफिट कर. अच्छा, मतलब साथ में नहीं चलना है, अपना इंडिविजुअली मेरे को आगे बढ़ना है. हाँ. ये टेम्परामेंट है. मेरे को लगता है एक बहुत बड़ा नेगेटिव है बॉयज गर्ल्स का रेशियो. सर अब आई थिंक दैट कुछ चेंज हुआ है क्या? क्योंकि पहले मेरे जितने भी स्टूडेंट्स आईआईटी गए हुए हैं वो इस बात से परेशान रहते थे कि सर आईआईटी में जो गर्ल्स का परसेंटेज है वो बहुत कम है, इस वजह से जो है कि हम लोग के लिए अपॉर्चुनिटी बहुत कम हो जाता है. आई थिंक सुपर न्यूमेरेसी जब से चालू हुआ है, ये क्या है? सुपर न्यूमेरेसी जेईई में सिलेक्शन में एक फीचर लाया गया है. तो बेसिकली क्या होता है कि जो भी जेंडर है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, उसका 1/4 सीट्स हमेशा दूसरे जेंडर के लिए रिजर्व्ड रहेगा. अच्छा. अगर ऑटोमेटिकली 100 सीट्स हैं और 100 सीट्स में ऑटोमेटिकली 1:4 वाला रेशियो मेंटेन्ड रहता है, तो सुपर न्यूमेरेसी एकदम भी नहीं आएगा. बट अगर ऐसा हो जाता है कि 100 स्टूडेंट्स में 90 बॉयज आ गए, तो दे विल मेक श्योर कि 90 का 25% लड़कियों को लेना ही लेना है. उसके लिए एक्स्ट्रा सीट्स क्रिएट कर लिए जाएंगे. और ये हर आईआईटी में? ये हर आईआईटी में वैलिड है. इसलिए एट दिस पॉइंट इन एटलीस्ट इन माय कॉलेज हमारा ऐसा है कि हर जगह 1:4 का रेशियो मेंटेन. और मेरे को लगता है इस वजह से गर्ल्स के लिए अपॉर्चुनिटी भी जेईई में फिर बढ़ गया. डेफिनेटली सर. क्योंकि अगर पहले का बात किया जाए तो पहले का रेशियो कुछ ऐसा ही होता था. मेरे को जैसा लगता है कि 90 बॉयज है 10 गर्ल्स है, इस तरह का कुछ होता था. अब अगर मान लो 1/4 रिजर्व्ड है, तो वैसे केस में गर्ल्स का आईआईटी में जाने का प्रोबेबिलिटी हायर साइड में है. डेफिनेटली. जैसे जैसे आप ऑल इनकलकेट करोगे ये चीज कि आप और लोगों को मोटिवेट करोगे, गर्ल्स को मोटिवेट करोगे टुवर्ड्स जेईई, ऑटोमेटिकली इन द नियर फ्यूचर वो 50-50 अपने आप हो जाएगा. बट ये जो लाया गया है रिजर्वेशन वाला कॉन्सेप्ट सुपर न्यूमेरेसी का, आई थिंक ये बहुत ज्यादा सेल्फ सफिशिएंट है. आफ्टर पॉइंट जब ऑटोमेटिकली रेशियो मेंटेन होने लगेगा तो ये ऑटोमेटिकली नहीं लगेगा कॉन्सेप्ट. एंड बाकी कॉलेज में जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनका मेरे को सुनने में आता है 40:1 है, 30:1 है रेशियो. वो रेशियो बहुत ज्यादा बाकी इंजीनियरिंग कॉलेज में हर्ट करता है. बाकी आईआईटी में बहुत कंपैरेटिवली प्रीवियस ईयर से बहुत ज्यादा अच्छा हो गया. अच्छा, प्रिपरेशन के समय मेरे को याद है कि तुम गिटार प्ले करते थे. जैसे यहाँ पे एकेडमी में भी कभी कुछ ऐसा इवेंट्स हो गया, जैसे हम लोगों का बर्थडे तुम लोग सेलिब्रेट करते थे या टीचर्स डे होता था, तो उसमें तुम गिटार प्ले करते थे. और रिसेंटली हम इंस्टाग्राम में भी थोड़ा देख रहे थे, तो पॉडकास्ट के पहले थोड़ा सा तुम्हारा प्रोफाइल वगैरह चेक कर रहे तो देखे कि तुम वहां भी बैंड में आईआईटी में परफॉर्म कर रहे हो. ठीक है, थोड़ा सा उस कल्चर के बारे में बताओ आईआईटी का, जो जस्ट तुम पॉडकास्ट के पहले मेरे को बता रहे थे कि सर म्यूजिक को लेकर के या एक्स्ट्रा करिकुलर चीजों को लेकर के भी बहुत ऑप्टिमिज्म है लोगों के पीछे. जैसे अभी हम लोग क्या बात किए कि आईआईटी में जो गए हैं उनके लिए करियर वाइज, कोडिंग वाइज, प्रोफेशनलिज्म वाइज क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है. लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस एकेडमिक्स और भी बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज है. ठीक है, और वहां पे किस तरीके से उन सब चीजों को जगह मिल रहा है, स्कोप मिल रहा है, उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करो. सर मेजरली दिन वाला जो पीरियड होता है टिल 6 PM वो क्लासेस में ही जाता है. क्लासेस / लैब हो गई.
उसके बाद का जितना भी पीरियड रहता है मोस्टली लोग अपने क्लब्स पे वर्क कर रहे होते हैं, क्लब्स के लोगों के साथ हैंग आउट करते हैं, उस पर रिलेटेड कुछ काम कर रहे होते हैं। तो देर इज एवरी ईयर के एंड में एक ट्रॉफी होता है, हमारे कॉलेज में BRCA ट्रॉफी बोलते हैं, एंड बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं थ्रू आउट द ईयर, एंड उस कॉम्पिटिशन के कुछ कुछ पॉइंट्स अलॉटेड होते हैं। जिस भी हॉस्टल के लोग जीतते हैं उनके हॉस्टल को पॉइंट्स मिलते हैं, एंड एट द एंड ऑफ द ईयर जिस भी हॉस्टल के सबसे ज्यादा पॉइंट्स होते हैं वो ट्रॉफी उठाती है। एंड इस पर्टिकुलर कल्चर से इतना ज्यादा बढ़ चुका है कल्चरल एक्टिविटीज, म्यूजिक रिलेटेड साल में 4 से 5 बहुत बड़े इवेंट्स ऑर्गेनाइज कराते हैं ये लोग, जिसमें बाहर से जजेस आते हैं जज करने के लिए, एंड सब कुछ स्टूडेंट लेड बॉडी से होता है। स्टूडेंट्स ही ऑर्गेनाइज करते हैं, स्टूडेंट्स ही जजेस को बुलाते हैं, स्टूडेंट्स ही सारा फंडिंग सब स्टूडेंट्स ही देखते हैं। एंड यहाँ पे ऐसे भी लोग हैं जो कि देर 110% श्योर कि उनको टेक रिलेटेड काम में नहीं करना है अभी, दे हैव टू परस्यू सम अदर फील्ड्स। जैसे म्यूजिक में आई हैव अ फ्रेंड एज वेल जो कि उसको 110% अभी से पता है कि वो 4 साल ही नीड्स दैट डिग्री, उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है बाहर, वो उसको चाहिए, बट उसके अलावा उसको पता है उसको म्यूजिक में ही करियर आगे बनाना है। तो इस चीज को इनकलकेट भी बहुत ज्यादा किया जाता है थ्रू मल्टीपल कॉम्पिटिशन्स, थ्रू इवेंट्स, सीनियर्स बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं इन चीजों में। म्यूजिक हो गया या डांस हो गया या डिबेटिंग का बहुत ज्यादा कल्चर होता है हमारे कॉलेज में, एंड बहुत स्पोर्ट्स का तो अलग ही लेवल पे चलता है। आई थिंक सर छिछोरे में जैसे GC में दिखाया गया था, दैट इज वैलिड फॉर ऑल IITs। उस लेवल का सीवियर कंपटीशन 3 महीने चलता है फॉर GC। तो आई थिंक बहुत ज्यादा फोकस करते हैं टुवर्ड्स राउंड डेवलपमेंट एक कैरेक्टर का। मतलब यहाँ पे हम फिर यही बात बोलना चाहेंगे कि कोई भी बच्चा जो IIT का प्रिपरेशन कर रहा है, JEE का प्रिपरेशन कर रहा है, ऐसा जरूरी नहीं है कि IIT जाने के बाद वो प्रॉपरली टेक्नोक्रेट ही बने, वो कोडर ही बने, वो प्रोफेशनल लाइफ में जब जाए तो एग्जैक्टली वही काम करे जिसका वो पढ़ाई कर रहा है। IIT में जाने से बहुत बड़ा चीज जो उसको मिलता है, एक तो मिलता है कॉन्फिडेंस, इतने बड़े एग्जाम को क्वालिफाई किए तो आगे भी लाइफ में कुछ भी अगर हम चूज करेंगे करने के लिए तो उसमें हम अच्छा करेंगे, और वो जरूरी नहीं कि पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड ही हो, कुछ भी और भी चूज करेंगे तो आई विल डू गुड बिकॉज वो हम बड़ा एग्जाम क्वालिफाई किए ना, तो वो कॉन्फिडेंस है मेरे अंदर, एक वो चीज हो जाता है। दूसरा, IIT में वो इकोसिस्टम भी मिलता है उसको, जहां पे उसको ग्रो करने का मौका मिलता है। तीसरा, मेरे को एक बार लगता है कि उसके फ्रेंड्स जो हैं या फैमिली जो है उनका भी कॉन्फिडेंस उस पे बहुत ज्यादा हो जाता है। तो अगर कुछ एज सच अनऑर्थोडॉक्स फील्ड में वो जाना चाहे, यानी कि अपने पैशन को परस्यू करना चाहे, तो वहां पे उसको सपोर्ट भी काफी मिलता है। तो जरूरी नहीं कि कोई बच्चा IIT जा करके और आगे चल करके वो इंडस्ट्री में ही काम करे, वो अलग अलग फील्ड में जा सकता है। बट जैसा तुम बोले, IIT का टैग बहुत इंपॉर्टेंट है, JEE का सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है उस पे उसको क्वालिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सब पॉइंट करने के बाद यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू इन लाइफ, और वहां पे आपको सक्सेस मिलने का चांस है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। सर वहां पे ये चीज एक्सपोजर जो है इस चीज का, हर चीज में आपको लोग मिल जाएंगे, चाहे वो अनऑर्थोडॉक्स फील्ड्स क्यों ना हो। वहां पे वैसे लोग भी हैं जिनको कॉन्टैक्ट्स है, जिनको पता है एग्जैक्टली 4 इयर्स एंड होने के बाद कहाँ जाना है, क्या चीज फॉलो करनी है, कहाँ पे परफॉर्म करना स्टार्ट करना है, कैसे खुद को डेवलप करना है। सो ये पूरी चीज जो बेनिफिट मिलती है वो आई डोंट थिंक IITs के अलावा बाकी कॉलेज में उतनी ज्यादा मिलती है। तो ठीक है, तो हम लोग अब थोड़ा सा IIT के बारे में तो बहुत बात कर ली है, और भी बात करेंगे बिकॉज तुम्हारा भी फर्स्ट ईयर ही कंप्लीट हुआ है। जब तुम्हारा सेकंड ईयर कंप्लीट हो जाएगा तो फिर से हम लोग मिलेंगे पॉडकास्ट पे, और उस समय हम लोग IIT के बारे में और बात करेंगे, ठीक है। और अभी से तुम्हारा जो भी नॉलेज है वो काफी इनहैंस हो चुका होगा तब तक। अभी हम लोग थोड़ा सा चले जाते हैं प्री IIT वाले तुम्हारे प्रिपरेशन एरा में, जब तुम JEE का तैयारी कर रहे थे, ठीक है, क्योंकि तुम करंट ईयर में ही IIT JEE क्वालिफाई किए थे विथ अ वेरी वेरी गुड रैंक, लाइक 500 कुछ रैंक तुमको था ना? कितना रैंक था? 519। तो इतना शानदार रैंक तुमको IIT JEE में आया था, और तुम करंट ईयर के साथ किए थे, और तुम स्कूलिंग भी कर रहे हैं साथ में। यस सर। तो ये बताओ कि स्कूलिंग के साथ में JEE का जो प्रिपरेशन होता है उसको किस तरीके से मैनेज कर रहे बच्चा? सर आई थिंक स्कूल को बहुत नेगेटिव वे में आजकल बच्चे लेने लगे एंड दे आर ड्रिफ्टिंग टुवर्ड्स नॉन स्कूलिंग। मेरे को पर्सनली स्कूल एक रिफ्रेशमेंट लगता था कि कोचिंग एंड नॉर्मल पढ़ाई सेल्फ स्टडी कर करके अगर थोड़ा मोनोटोनस हो रहा है तो स्कूल में जाके थोड़ा बहुत दोस्तों से बात कर लिया,
अगर टाइम मिल गया वहां पे पीछे बेंच पे जाके क्वेश्चंस जो वही सेल्फ स्टडी वाला काम वहीं पे कर लिया. एंड आई थिंक इनिशियली टीचर्स थोड़ा टोकते हैं, बट एक दो बार टोकने के बाद उनको भी समझ में आता है ठीक है यार ये खुद कर रहा है, इसको करने दो, डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा है ना. एटलीस्ट वो बदमाशी नहीं कर रहा हाँ, है, वो exactly, पढ़ाई कर रहा है. तो मतलब इवेंचुअली उनको जब ये बात समझ में आ जाए कि ये कुछ गलत नहीं कर रहा है, तो फिर वो ऐसा कुछ डिस्करेज भी नहीं करेंगे मेरे को लगता है. तो मेजरली सर स्कूल को दो तरीके से देखना है. एक एज अ रिफ्रेशमेंट, वहां जाके आप थोड़ा सा घूम लो, वहां ब्रेक में दोस्तों से बात कर लो, आसपास का कंपटीशन आपको दिखता है कि कितने ज्यादा लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप और मोटिवेट होते हो टुवर्ड्स दैट थिंग. एंड दूसरा वहां जाके टाइम यूटिलाइज करना इफेक्टिव हो जाता है. लेट्स से कोई टीचर है जो कि आपको लिखने से मना करता है अपने पीरियड में, तो कुछ नहीं उस पीरियड में नोट्स रिवाइज कर लो. एंड इवेंचुअली ऐसे थोड़े थोड़े टाइम्स बचाते बचाते वो एक्चुअली स्कूल वाला पीरियड बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाता है, बिकॉज वो एक रूटीन भी सेट कर देता है आपके प्रिपरेशन में. आपका फिक्स है उठने का टाइम, वो फिक्स कर देता है. आप चाहे कितने भी बजे सो रहे हो, आप वो एक रूटीन में आ जाते हो आफ्टर अ फ्यू डेज. आई थिंक स्कूलिंग से इतना लोगों को अभी भागना नहीं चाहिए. वो बेनिफिशियल बहुत होता है, वो आपका रूटीन सेट कर देता है एंड आप वहां जाके यूटिलाइज कर सकते हो टाइम. इनफैक्ट हम भी जब प्रिपरेशन कर रहे थे तो हम भी एज अ रेगुलर स्कूल गोअर थे. मतलब हम स्कूलिंग करते थे और साथ में तैयारी कर रहे होते थे. ठीक है, हम जो अपने स्कूलिंग के जर्नी से 11th-12th की जर्नी से सीखे, मतलब उस समय तो बहुत एज सच रियलाइजेशन नहीं हुआ था, तो बाद में हुआ अभी जा करके. बट एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसी भी काम को करने के लिए अगर आपके पास एक समय आपके पास अवेलेबल है, तो वो जितना भी समय अवेलेबल है ना, वो काम अपने आप को उस पूरे समय में एकोमोडेट कर लेता है. ये साइकोलॉजी का एक थ्योरी भी है कि अगर आपको एक पर्टिकुलर काम करना है और आपके पास उस काम को करने के लिए 3 दिन अवेलेबल टाइम है, तो वो काम वो 3 दिन पूरा ऑक्यूपाई कर लेगा आपका. लेकिन अगर वही काम को करने के लिए आपके पास सिर्फ 1 दिन का समय है, तो वो 1 दिन में भी कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, ऐसा क्योंकि तुम अभी फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लियो, तो कॉलेज में तो ऐसा एक्सपीरियंस खूब ही होता है. सेमेस्टर एग्जाम के पहले 1 दिन में तुम इतना ज्यादा कंटेंट कंज्यूम कर लेते हो, इतना चीज सीख लेते हो, इतना चीज उसमें से याद कर लेते हो, जो तुमको खुद सोच करके लगेगा कि यार ये इतना सारा मटेरियल 1 दिन में कैसे किया जा सकता है. और उसी काम को करने के लिए तुमको अगर 1 वीक मिल जाए, तो वो 1 वीक में एग्जैक्टली उतना ही काम होगा. अगर कोई बच्चा स्कूलिंग करता है ना, तो उसके पास एग्जैक्टली स्कूल का काम करने का बात हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जेई का बात हो, उसके पास एग्जैक्टली उतना ही समय होता है जितना समय में उस काम को कंप्लीट कर सकता है. उससे ज्यादा समय नहीं होता है. तो ना उसको ऑप्टिमाइजेशन आ जाता है. उसको काम को एकदम परफेक्ट टाइमिंग में कंप्लीट करना, ये स्किल आ जाता है. लेकिन अगर कोई बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है, उसके पास पूरा दिन फ्री है, उसको उतना ही काम करना है, बट उसके पास अवेलेबल टाइम कितना है, ज्यादा है, तो उसके पास ऑप्टिमाइजेशन वाला स्किल नहीं है. तो अल्टीमेटली होता क्या है कि वो उस छोटे से काम को करने के लिए पूरा बड़ा सारा दिन जो है वो कंज्यूम कर देता है उसमें. और इवेंचुअली होता क्या कि उसके अंदर वो वैसा नेचर डेवलप हो जाता है कि आगे चल करके जब कम टाइम पे काम को कंप्लीट करना होता है, तो वो फिर वो प्रेशराइज हो जाता है. तो ये एक जो ऑप्टिमाइजेशन वाला पार्ट है ना, अवेलेबल टाइम वर्सेस वर्क का जो ग्राफ बनता है, ये मेरे को लगता है कि स्कूलिंग वाला बच्चा जो जेन्युइनली जेईई का तैयारी किया और जाके उस एग्जाम को क्वालिफाई किया है, उससे ज्यादा ये किसी और को नहीं आता होगा. सर इनफैक्ट आप जो बोल रहे हैं हम बहुत ज्यादा अग्री भी करेंगे इस चीज पे. कॉलेज पे जाके ये चीज प्रैक्टिकल यूजेज में दिखा है. जो लोग एक्चुअली नॉन स्कूलिंग थे उनको टाइम लग जाता है चीजों को ऑब्जॉर्व करने में, वाइल जो कि स्कूलिंग स्टूडेंट्स थे वो कम टाइम में भी बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइज वर्क कर लेते हैं. तो ये चीज बहुत ज्यादा एक बेनिफिट आपको स्कूलिंग जेई के पीरियड में स्कूलिंग करते करते आप सीख जाते हो. मतलब स्कूल के साथ जेई को मैनेज करना, ये थोड़ा मेरे को लगता है ओवर हाइप्ड है. हम लोग के टाइम पे तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था, सब लोग कर रहा है तो कर रहा है. बट अभी क्या है कि जब इस चीज के बारे में चर्चा होता है कि ये करें, तो ये मेरे को लगता है कि थोड़ा सा उस चीज को लेकर के ज्यादा उसके बारे में ज्यादा बात हो रहा है. ठीक है, चलो ये तो एक बात हो गया कि स्कूलिंग के साथ मैनेज करना इज लाइक यू कैन डू इट कंफर्टेबली, और इसमें ऐसा कुछ बहुत बड़ा इशू नहीं है. डिस्ट्रैक्शंस कैसे हैंडल करो? जैसे मान लो कि तुम जब तैयारी कर रहे थे, डिस्ट्रैक्शंस तो खूब सारा रहता है यार. सोशल मीडिया भी है, और आजकल इंटरनेट पे इतना सारा स्टफ्स है. ठीक है, और भी बहुत सारा चीज है. घूमना फिरना भी अभी के बच्चों में ज्यादा हो गया एज कंपेयर टू हम लोग के टाइम पर. ठीक है, जितना मतलब घूमने फिरने का जगह है वो तो मल्टीफोल्ड बढ़ चुका है. तो
इवेंचुअली डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा है, मोबाइल फोन सबके पास है, मोबाइल फोन में गेम्स है जो बहुत एडिक्टिव है, तो ये सब चीजें आज के समय में तो सोशल मीडिया में जो रील्स आ गया है ये सब कितना एडिक्टिव है, तो इसके बारे में थोड़ा बात करो कि डिस्ट्रैक्शन को मैनेज कैसे करें। सर आई थिंक सबसे पहले तो आपको खुद डिटरमाइन करना आप कितना ज्यादा यूज कर रहे हो। एक बार वो डिटरमाइन आपने कर लिया फिर उसकी तरफ एक्ट करना है। तो सबसे पहले तो आई थिंक मेरे लिए वर्क करता था डिलीट कर देना आप। ठीक है। इवेंचुअली जब मेरे को ऐसा फील होता था कि अगर हम थोड़ा सा सोशल मीडिया ज्यादा चला रहे हैं या फिर थोड़ा फोन पे टाइम ज्यादा स्पेंड कर रहे हैं व्हाट्सएप वगैरह पे, तो मेरा फर्स्ट इंस्टिंक्ट नहीं होता था ऐप डिलीट कर दो। एंड ऐप डिलीट करने का एक्चुअली थोड़े टाइम तक पीसफुल इन्वायरमेंट रहता था। फिर उसके बाद हम यूट्यूब चलाने लगे। फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि एट द एंड ऑफ द डे इश्यू इज डिवाइस में। तो उसके बाद मेरे को एक चीज समझ में आ गई कि पढ़ाई जिस जगह जिस रूम में आप कर रहे हो वहां पे उस रूम में फोन नहीं हो सकता है। ठीक है। पहला चीज सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी पढ़ाई वाले रूम में जब भी आप पढ़ रहे हो आपने डिसाइड किया कि 2-3 घंटे का सेशन लेना है तो फोन दूसरे रूम में रखना है, स्विच्ड ऑफ या फिर एयरप्लेन मोड में रखना। सबसे पहला थिंग मेरे लिए जो वर्क किया था ये चीज थी। उसके बाद 12th में आते आते मेरे को रियलाइज हुआ अब तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम आ चुका है कि 1-2 घंटा भी वेस्ट करना बहुत ज्यादा हावी पड़ सकता है। उस समय हम जाके अपना जो मेन एंड्रॉइड फोन था सारे ग्रुप्स में मम्मी के फोन से चले गए और एक नोकिया पे शिफ्ट हो गए थे। बिकॉज एक्चुअली पेरेंट्स के साथ एक कम्युनिकेशन का फैक्टर ही रहता है जिसके लिए फोन्स मिलता है। मेरे को बस ये था उसमें गाना बजना चाहिए, गाना बज जाता था एंड कम्युनिकेशन वाली चीज हो जाती थी। तो 12th के मिड के अराउंड हम अपना एंड्रॉइड फोन हटा के नोकिया वाला फोन रख चुके थे। बिकॉज जितना बेनिफिट होता है आपके पास टीचर्स होते हैं डाउट पूछने के लिए, सारा मटेरियल्स ऑफलाइन अवेलेबल होता है एंड हार्डली आपको थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन के लिए कभी कभार या फोन से बात करने के लिए आपको फोन का रिक्वायरमेंट होता है। एंड आई थिंक उससे ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होना भी चाहिए फॉर एस्पिरेंट। तो सबसे पहले छोटे छोटे स्टेप्स लेना शुरू करना चाहिए, लाइक ऐप डिलीशन। क्या वो काम कर रहा है, क्या उससे थोड़ा रेजिस्टेंट हो रहे हो। उसके बाद अगर वो वर्क नहीं कर रहा है तो सबसे पहले तो फोन अलग ही जगह रखना है। वो तो कहीं पे भी वैलिड है, सेम रूम में फोन रख के पढ़ाई नहीं होती है। बिकॉज आप तुरंत नोटिफिकेशन आता है आप तुरंत फोन चेक करते हो एंड उतनी बार आपका फोकस टूटता है, तो आपका अटेंशन स्पैन बहुत ज्यादा कम हो जाता है सोशल मीडिया यूज कर करके। तो आई थिंक सबसे पहले ये चीज है। उसके बाद अगर कुछ भी वर्क नहीं कर रहा है एंड में आप कर ही ले रहे हो टाइम, तो आई थिंक नोकिया या फिर एक टिप टॉप फोन पे स्विच करना इज वर्थ इट फॉर जेई। एट द एंड ऑफ द 2 years आपको जो आउटकम मिलता है वो सब कुछ को वर्थ इट बना देता है। एंड आई थिंक आप फिर हार्डली याद करोगे ये चीज को, आपको वो सैक्रिफाइस बहुत ज्यादा वर्थफुल लगेगा। तो मेरे को तो पर्सनली बहुत ज्यादा लगता है वो डिसीजन जो हम लिए थे 12th के मिड में कि फोन स्विच करके नोकिया पे जाना है। एंड आई थिंक सीपीआर सर भी ये चीज बोलते थे कि अगर तुम अपना टिपटॉप फोन पे साथ जेई का प्रिपरेशन कर रहे हो तुम्हारे पास 2 नहीं तुम्हारे पास 3 साल होता है। ओके। और अगर तुम फोन के साथ प्रिपरेशन कर रहे हो तुम्हारे पास 2 नहीं तुम्हारे पास 1 साल होता है, बिकॉज तुम इतना टाइम वेस्ट उधर कर देते हो। जैसे क्लास 10th के बाद कोई भी बच्चा जेई का तैयारी करता है, शुरू में क्या होता है बहुत एक्साइटमेंट होता है, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर आईआईटी। एक पॉइंट के बाद वो जर्नी मोनोटोनस हो जाता है, हर दिन वही रूटीन फॉलो करना है। ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि टॉपिक्स जो है वो इतना आसान है कि एक बार में समझ में आ रहा है और सारा क्वेश्चन बन रहा है। बिकॉज जब सारा क्वेश्चन बनता है तो इंटरेस्ट तो ऑटोमेटिकली आ जाता है, बट ऐसा तो नहीं सिचुएशन। और एक पॉइंट के बाद बहुत सारा चीज मोनोटोनस हो जाता है। कई बार ऐसा भी लगता है कि ये काम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जैसे हम एग्जांपल अगर लें तो आईआईटी में एक पर्टिकुलर चैप्टर से ऑन एन एवरेज एक क्वेश्चन आता है। ठीक है। अगर हम केमिस्ट्री का बात करें तो नंबर ऑफ चैप्टर्स जितने हैं ऑलमोस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी उतना ही है, प्लस माइनस 20%। ठीक है। तो एक इतने बड़े चैप्टर को आप तैयार कर रहे हैं और उससे कोई एक सवाल एग्जाम में आने वाला है, तो कई बार दिमाग में ये भी आता है कि जो बात हम पढ़ रहे हैं इसमें से क्या ही पूछेगा, या इतना बड़ा टॉपिक है किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक से पूछेगा, इतना एफर्ट इस टॉपिक पे डाल रहे हैं, शायद इस टॉपिक से किसी भी एग्जाम में कोई भी सवाल नहीं आए। ये सब फीलिंग तब आने लग जाता है जब वो जर्नी थोड़ा मोनोटोनस होने लग जाता है और बोरिंग होने लग जाता है। ठीक है। वैसा सिचुएशन बहुत सारे बच्चों के प्रिपरेशन लाइफ में आ रहा होगा, उसको कैसे हैंडल करे बच्चा? तो सबसे पहली चीज है सबके पास सबसे अच्छी चीज सबके पास होती है जो कि ये बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, उनके टीचर्स।
जब भी ऐसे फीलिंग आती है सबसे पहले जाके टीचर से बात करना चाहिए, बिकॉज वो एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, उनको पता है ये एक पार्ट एंड पार्सल है जो जर्नी में आना ही आना है। तो उनसे बात करके बहुत ज्यादा रिलीव्ड फीलिंग आती है। उन बच्चों से बात करके जो कि इस जर्नी से जा चुके हैं उनसे बहुत रिलीव्ड फीलिंग आती है। एंड आई थिंक फ्रेंड्स में भी बात करके जब आप डिस्कस करते हो ये चीज कि ऐसा लग रहा है, तो इट्स ओके टू टेक वन डे ब्रेक समटाइम्स। वो आपको खुद रियलाइज करना है कि आप किस स्टेट में हो, आप वन डे ब्रेक ले सकते हो कि नहीं। एक दिन का वो ब्रेक लेकर आप रिलैक्स कर सकते हो, देन गेट बैक टू वर्क अगेन। वो मोनोटोनस जर्नी से निकलने के लिए मेजरली आपको टीचर से अच्छा कम्युनिकेशन बना के रखना है, अपने फ्रेंड से अच्छे से बात करते रहना है, उन ऐसे लोगों से बात करना है। इनफैक्ट पीयर्स में यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं बिकॉज जब आप लो होते हैं वो लोग ही आपको मोटिवेट करके और उठाते हैं कि कोई बात नहीं यार, लग रहा है कोई बात नहीं, कल से नहीं लगेगा, अभी थोड़ा चैप्टर बढ़ने दो, आगे समझ में आने लगेगा, समझ में जब आएगा तो ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट आ जाएगा। ये चीज पीयर्स से भी बहुत ज्यादा इफेक्ट मिलता है। अच्छा, अभी रिसेंट में कोडिंग कल्चर को थोड़ा बताओ कि क्या चल रहा है एग्जैक्टली कोडिंग का क्या कल्चर है वहां पे, किस तरीके से। हम लोग के टाइम पे क्या था, हम लोग के टाइम पे कॉलेज बच्चा गया और जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हो रहा है सेमेस्टर में उसको कर रहा है अपना आराम से, रूम में बैठ के थोड़ा बहुत कोडिंग कर लिया, इसको इंटरेस्ट है, ठीक है। और एक दो क्लब्स था जिसमें कोडिंग का कंपटीशन होता था। बहुत ज्यादा बाहर की दुनिया से इंटरेक्शन नहीं था कोडिंग को लेकर के, बस वो एक दो क्लब है उसका जो कंपटीशन होता है उसी के थ्रू। और कंपनीज जब आती थी हम लोग के यहाँ तो उनको बच्चे के कोडिंग पास्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं है। वो आई बच्चे को लेने के लिए, एक रिटन एग्जाम हुआ, फिर आपका कोडिंग का प्रॉपर प्रोसीजर हुआ, कोड लिखने के लिए बोला गया आपको, इंटरव्यू हुआ और उसके बेस पे सिलेक्शन हुआ था। अभी क्या चल रहा है सर? अभी होता क्या है, जब फर्स्ट ईयर बच्चा आता है तो सबसे पहले तो कंप्यूटर साइंस का एक कोर्स होता ही है, उसके अलावा रिकमेंड किया जाता है कि C++ तो सबसे पहले सीखना चाहिए बिकॉज काफ़ी फास्ट और एफिशिएंट लैंग्वेज है। एंड C++ सीखने के बाद आप चालू कर देते हो प्रॉब्लम सॉल्व करना फ्रॉम कोड फोर्सेस। कोड फोर्सेस एक प्लेटफॉर्म है जिसपे काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स अवेलेबल होते हैं। एंड आफ्टर 3-4 डेज हमेशा एक कॉन्टेस्ट होता है रात को 8 बजे 2 घंटे का। उस 2 घंटे के स्पैन में उस कॉन्टेस्ट का जितना प्रॉब्लम्स आप कर पा रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपको एक रेटिंग मिलती है। एंड जितने ज़्यादा आप कॉन्टेस्ट बनाते जाओगे रेटिंग आपको और मिलते जाएगी और बढ़ते जाएगी। एंड इवेंचुअली कंपनीज ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखती हैं। जब कंपनीज आ रही होती हैं तो वो सबसे पहली चीज़ ये देखती हैं कि उसके कोड फोर्सेस पे क्या रेटिंग है। एंड इनफैक्ट उस प्लेटफॉर्म के इंडिया के बेस्ट कोडर्स जो इंडिया में 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे हैं, वो इंडिया को रिप्रेजेंट करके इंटरनेशनल में एक ओलंपियाड होता है, ICPC बोलते हैं उसे। जैसे IMO होता है मैथ्स का ओलंपियाड, वैसे ICPC इज कोडिंग का ओलंपियाड। उसमें वो बच्चे जो टॉप कोडर्स होते हैं फ्रॉम कोड फोर्सेस इंडिया के, वो रिप्रेजेंट करके एशिया के कॉम्पिटिशन्स में एंड इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में एज वेल जाके कम्पीट करते हैं। एंड जो उस लेवल के कोडर्स होते हैं उनको तो मतलब कंपनी बेग्स कि वो लोग आ जाएं। अच्छा, बिकॉज वो लोग बहुत हाईली स्किल्ड होते हैं इन दैट फील्ड। मतलब कंपनीज जब प्लेसमेंट के लिए कॉलेज में आती है तो उनको बच्चे के कोडिंग पास्ट के बारे में पता होता है। यस, डेफिनेटली, कि वो किस तरह का परफॉर्मेंस ओवर द ईयर वो दिए। हम लोग के समय कई बार ना प्लेसमेंट फ्लूक होता था कि एग्जैक्टली कंपनी आई, उसको तो पता नहीं कि तुम कैसे कोडर हो। अब तुमको एक ऐसा एल्गोरिथम लिखने के लिए बोला गया जो शायद तुम किसी एग्जाम में याद किए थे या कुछ आपको वैसा, आप यू आर नॉट गुड एट इट बट इवेंचुअली वो जो सवाल है वो तुमको आता है। तो कई बार जो इंटरव्यू राउंड होता था वो लक बेस्ड हो जाता था। अब अगर किसी कंपनी को पता है कि बच्चा पिछले 3 साल में कोडिंग के फील्ड में क्या किया है, अब ये तो प्लेसमेंट फ्लूक नहीं हो सकता। वहां पर जो प्लेसमेंट हो रहा है बहुत जेन्युइन रहेगा। डेफिनेटली सर। अब इनफैक्ट जैसे जैसे कोडिंग का कल्चर बढ़ रहा है उतना ही ऑनलाइन लोग बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं जो कि इस चीज को पढ़ा रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं। तो ऑटोमेटिकली जब नंबर ऑफ एजुकेटर्स बढ़ रहे हैं, क्वालिटी कंटेंट जो ऑनलाइन मिल रहा है वो इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि अब बहुत ही कट्टर कंपटीशन कोडिंग में भी हो चुका है। अच्छा, तो ये चीज आपको वहां पे IIT में स्पेसिफिकली इतने सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं रेगुलर बेसिस पे। इनफैक्ट आपको आसपास लोग मिलेंगे, आपके विंग्स के लोग रूम में बैठ के कोडिंग करें, आप बैठ के उनसे डिस्कस करोगे आप कैसे कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कहाँ से क्या सीख रहे हो। एंड ऑटोमेटिकली वो इतना ज्यादा ऐसा एनवायरनमेंट बना रहेगा जो कि आपको बहुत फोर्स करेगा ग्रो करने में। तो इवेंचुअली बात ये है कि आपको कोडिंग में
करियर बनाना है, मतलब अगर टेक्नोलॉजी में करियर बनाना है, आईआईटी इज द बेस्ट प्लेस डेफिनेटली। अगर आपको एक्स्ट्रा करिकुलर में अपना करियर बनाना है, देन अगेन आईआईटी इज द बेस्ट प्लेस। डेफिनेटली। थैंक यू सो मच किसलय, ये पॉडकास्ट बहुत शानदार रहा, बहुत इंफॉर्मेटिव रहा। हम लोग तुम्हारे प्रिपरेशन के जर्नी के बारे में बात किए, वहां पे क्लास 11-12 के बच्चों को गाइडेंस मिलेगा कि किस तरीके से प्रिपरेशन को आगे बढ़ाया जाए, उसमें जो जो गलती वो कर रहे हैं उसको कैसे सुधारा जाए। और हम लोग ज्यादा बात किए कि आईआईटी में भी क्या चल रहा है, टेक्नोलॉजी में भी क्या चल रहा है, कोडिंग में भी क्या चल रहा है, आगे फ्यूचर में किस चीज को लेकर के मार्केट ऑप्टिमिस्ट है, और बच्चों को किस फील्ड में अपना इंक्लिनेशन दिखाना चाहिए। और मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला इस पॉडकास्ट से, तो थैंक यू सो मच। अगले बार अगले साल जब तुम सेकेंड ईयर कंप्लीट कर लोगे तो फिर से हम लोग एक बार मिलेंगे, और इसी इंटरेक्शन को, जो टेक्नोलॉजी वाला इंटरेक्शन है, उस समय तक बहुत सारा चीज और दिखने भी लग जाएगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस डायरेक्शन में जा रहा है। मेरे को लग रहा है कि जिस ग्रेडियंट के साथ ये बढ़ रहा है, 1 साल का ड्यूरेशन बहुत बड़ा ड्यूरेशन है, काफी ग्रोथ हो जाएगा टेक्नोलॉजी में, और फिर हम लोग और इसके बारे में थोड़ा डीप डाइव करेंगे। मोस्टली सर आईआईटी का जर्नी एक बहुत ही ज़्यादा इमोशंस के थ्रू रशिंग होता है, एड्रेनलिन रश आ रहा होता है आपको इवेंचुअली थ्रू द इयर्स। बट आई थिंक उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये रहता है वो जेई का जर्नी, जिसमें आप सीखते हो वो सारे स्किल्स। एंड आई थिंक इसलिए मेरे लिए पर्सनल ग्रोथ के मामले में मैंने जितना कुछ सीखा है थ्रू जेई, हार्डली किसी एग्जाम के प्रिपरेशन में या फिर कोई भी पर्टिकुलर चीज़ में उतना सीखने को मिला है। ऑल थैंक्स टू द टीचर्स ऑफ ब्रदर्स अकेडमी एंड वो पूरा जर्नी कि आई एम हियर, जहाँ पे भी वट एवर आई एम डूइंग वो आप लोगों की वजह से ही है सर। सो थैंक यू सर।